नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के जो भी 2023 और 24 में जितने भी क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर पेपर्स में, उन सभी क्वेश्चनों को हम देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन किस तरीके से या किस लेवल से पूछे जा रहे हैं, हम ये समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। जो आज हम क्वेश्चन देखेंगे वो पूरे अधीनस्थ बोर्ड जो है ना, RSM SSB, उसके जितने भी 2023-24 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम देखने का और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ये हम सभी को पता है। चलो हम बिना देरी के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपको राजस्थान लेवल के जो भी एग्जाम की तैयारी करना है, राजस्थान जीके की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। हमने अभी पिछली क्लास में देखा था राजस्थान के हिस्ट्री के जो भी 2023-24 के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको हमने देखने का प्रयास किया था। तो उससे भी आप प्रीवियस ईयर की क्लास को भी आप जाके देख सकते हैं। चलो हम बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से, किस अप्रोच से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पेटेलिया, बिछियो, लालर व माछर क्या है? मतलब पटेलिया, बिछियो, लालर और माछर क्या है? तो क्या है ये? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, या मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, या मेवात के प्रसिद्ध गीत है, या हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत है? किस क्षेत्र के प्रसिद्ध गीत हैं? तो पटेलिया, बिछियो, लालर और माछर ये मेवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध गीत है। किस क्षेत्र के गीत हैं? मेवाड़ क्षेत्र के। इसी के साथ में हम दूसरे लेवल के क्वेश्चन भी देख सकते हैं इसके साथ साथ में, कि मेवात क्षेत्र में कौन से लोकगीत प्रसिद्ध है, हाड़ौती क्षेत्र में ज्यादातर कौन से लोकगीत प्रसिद्ध है। तो हमारे मोटे तौर पर देखा जाता है कि जो हिचकी लोकगीत है ये हमारे मेवात क्षेत्र में बोला जाता है। कहाँ पे? मेवात क्षेत्र में। और जो बिछुड़ा जो लोकगीत है वो हमारे हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक गाया जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आप बार बार और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। बार बार क्लास को प्रीवियस ईयर या स्पीड में भी देख सकते हैं। अगर ज़्यादा हमारे पास में, देखो हम सीधी सी बात है, किसी के पास में फालतू का टाइम नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस होने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने चाहिए। जिस भी लेवल की अपन तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की अपन तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमें देखना चाहिए। इससे हमें ये समझ में आता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जयपुर घराने का? ओडिसी है, या भरतनाट्यम है, या कथक है, या कथकली है? कौन सा है? तो हमारे जयपुर राजघराने का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है कथक। ये एक शास्त्रीय नृत्य है और ये जयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर में इसका उद्गम हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? तो वो थी मधुभट्ट तेलंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? जो रतवाई लोकगीत है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है अधिकतर? तो वो जैसे दो लोकगीत हैं, जैसे रणबाजा और रतवाई। ये जो लोक नृत्य है या ये रणबाजा और रतवाई लोक नृत्य भी हैं और लोकगीत भी हैं। तो ये किस क्षेत्र में ज्यादातर बोले जाते हैं? तो ये मेव जाति इनको गाती है और इस नृत्य को करती है। तो किस क्षेत्र में? मेव जाति है तो मेवात क्षेत्र में। तो रतवाई लोक गीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुर्जा, पीपली, घुघरी और केवड़ा क्या है? तो क्या है ये क्वेश्चन कि कुर्जा, पीपली, घुघरी और केवड़ा क्या है? क्या है ये? तो ये है राजस्थान के लोकगीत।
अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे होता है। अपन लोक नृत्य भी करके आ सकते हैं कि लोक नृत्य हो सकता है, आभूषण भी हो सकता है, लोक नाट्य भी हो सकता है। कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है कि लोक गीत है या लोक नृत्य है। तो ज्यादातर इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और अच्छे तरीके से, अच्छी अप्रोच से सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया राजस्थान के लोकगीत। कुर्जा, पीपली, घुघरी और केवड़ा क्या है? राजस्थान के लोकगीत हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिरमी राज्य की कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो ये राजस्थान के पूर्वी मैदान जो क्षेत्र है, वहां पर चिरमी लोक नृत्य और लोकगीत के रूप में वहां पर गाया जाता है। क्या है चिरमी? तो एक लोकगीत है। चिरमी का पौधा है, एक औषधीय पौधा है जो पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पूर्वी मैदान। क्योंकि देखो, पश्चिमी मरुस्थल नहीं होगा, उत्तरी अर्ध शुष्क मरुस्थल नहीं होगा, हाड़ौती पठार नहीं होगा, तो पूर्वी मैदानी भाग में इस गीत को अधिकतर गाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा घन वाद्य है? घन वाद्य मतलब कि जिसको टंकारी की आवाज से या टंकारी की आवाज से बजाया जाता है, जो धातु से बना होता है। धातु के आपस में टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है जिस वाद्य यंत्र में, उसको हम घन वाद्य यंत्र बोलते हैं। तो इनमें से कुंडी, कला, पेली ये तीनों नहीं हो सकते। टंकोरा मतलब जो मंदिर में अपन वो बजाते हैं ना अपन जाके हाथ से ऊपर हाथ करके, तो उसको क्या बोलते हैं? टंकोरा। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र हो गया? तो ये हो गया घन वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से तत्वाद्य कौन सा है? तत्वाद्य मतलब जो तारों से बंधा होता है या तारों से जिसमें आवाज उत्पन्न होती है। तो जंतर है, रबाज है, भफंग है। तो तीनों ही क्या हो गए? राइट आंसर हो गए, क्योंकि जंतर में भी तारों का यूज किया जाता है, रबाज में भी तारों का यूज किया जाता है और भफंग में भी तारों का यूज किया जाता है। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? देखो क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, ये सांख्यिकी अधिकारी के अंदर पूछा गया था अगस्त 2024 में। तो नहीं है, यहाँ पे ज्यादातर बच्चे गलती कर देते कि क्या है या नहीं है, पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ना चाहिए कि पूछ क्या रहा है हमसे। तो ये इसमें क्या पूछ रहा है कि तत्ववाद्य कौन सा नहीं है? तो कामायचा, भपंग, जंतर और बाकिया। जैसे देखो, कामायचा में तारों का यूज किया जाता है, भपंग में तारों का यूज किया जाता है, जंतर में भी तारों का यूज किया जाता है। लेकिन जो बाकिया है ये फूंक मार के बजाया जाता है, इसलिए इसका आंसर नहीं है पूछा है। तो कौन सा हो गया? बाकिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, फड़ बाजते समय बाबूजी के भूपों का वाद्य यंत्र कौन सा है? कौन सा है मतलब बाबूजी के जो भूपे हैं वो फड़ का जब वाचन करते हैं तो कौन से वाद्य यंत्र का यूज करते हैं? तो कौन से वाद्य यंत्र का यूज करते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का यूज करते हैं। बाबूजी राठौड़ थे। सर्वाधिक लोकप्रिय जो फड़ है वो किसकी है? बाबूजी की है। और इसको जो वाद्य मतलब इसका जो बाबूजी के भूपे हैं वो कौन सी जाति के होते हैं? तो भील जाति के भूपे होते हैं, और जो रावण हत्ता का यूज करके बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय कौन से वाद्य यंत्र का किया जाता है? जंतर का। जबकि बाबूजी के समय कौन से वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि बाबूजी के जो फड़ बाजते हैं उसमें कौन से वाद्य यंत्र का यूज करते हैं? रावण हत्ता का। जबकि देवनारायण जी की जो फड़ होती है उसका वाचन करते समय हमें कौन से वाद्य यंत्र का यूज करते हैं? ये अगला क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर क्या होगा? जंतर। रावण हत्ता बाबूजी, जबकि जंतर देवनारायण जी के फड़ के समय। ये 2x2 सेंटीमीटर की फड़ होती है जिसपे 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है 2 सितंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा। और ये जो सर्वाधिक बड़ी तो कौन सी थी? बाबूजी की। जबकि सबसे
जो लोकप्रिय फड़ है वो कौन से लोक देवता की है, तो वो देवनारायण जी की है। सबसे प्राचीन फड़ पूछ ले तो भी देवनारायण जी की, और आकार में सबसे छोटी फड़ पूछ ले तो भी ये कौन सी है, देवनारायण जी की फड़ है। देखो एक क्वेश्चन के साथ में हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कामायचा नाम का वाद्य राजस्थान के किस संप्रदाय द्वारा बजाया जाता है। तो कामायचा जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा संप्रदाय बजाता है, जोगी बजाते हैं, मांगणियार बजाते हैं, कालबेलिया बजाते हैं, या फिर लंका बजाते हैं। तो कामायचा जो वाद्य यंत्र है इसका सर्वाधिक उपयोग मांगणियार जनजाति करती है। कौन सी करती है, मांगणियार जाति करती है, जो जैसलमेर बीकानेर में अधिकतर पाई जाती है। तो कामायचा का प्रयोग कौन करते हैं, मांगणियार। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेरू क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर अभी ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन अब जो भी लगभग क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अपने को ये पता चलता है कि पूछा कहाँ से है, इतना पढ़ने के बाद में पूछ क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का मतलब रिजल्ट मतलब अर्थ यही है कि क्वेश्चन किस लेवल से और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम देख सकते हैं कि डेरू क्या है। क्या है डेरू, शिल्पकला का प्रकार है, नहीं है। रुकने का स्थान है, यह भी नहीं है। एक पक्षी है, यह भी नहीं है। यह वाद्य यंत्र है जो गोगा जी महाराज है या गोगा जी लोक देवता है, इसका जो वाद्य यंत्र है, इसके गोगा जी के जो मंदिर में जिस वाद्य यंत्र का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, डेरू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नड क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नड क्या है। तो नड एक लंबी बांसुरी है, या फिर लकड़ी की 4 पट्टियां हैं, जुड़वा बांसुरियां हैं, या एक तार वाला वाद्य यंत्र है। तो क्या है नड, तो नड एक लंबी बांसुरी जो होती है उसी को नड बोलते हैं। एक देखो बांसुरी जो होती है एक होती है, लेकिन एक लंबी जो बांसुरी होती है, थोड़ी बांसुरी से थोड़ी लंबी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नड। और नड को जो एक व्यक्ति था कर्णाभील नाम का, वो इसका सर्वाधिक उपयोग करता था। इसलिए ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन की कर्णाभील का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो किस वाद्य यंत्र से है इसका संबंध, नड से है, नड वाद्य यंत्र से। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण और सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। मतलब जो रामनारायण जी थे और जो सुल्तान खान जी थे उनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है। ये राजस्थान मूल के थे और प्रख्यात शास्त्रीय वादक भी थे। तो रामनारायण और सुल्तान खान का संबंध किससे है, कौन से वाद्य यंत्र से है, बताइए आप इसका क्वेश्चन, इस आंसर का क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रामनारायण और सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो कौन से वाद्य यंत्र से है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कामायचा। कौन से वाद्य यंत्र से इनका संबंध है, कामायचा से। अगला क्वेश्चन है हमारा, सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है। तो सपेरों का कौन सा है, पुंगी, जो कालबेलिया जनजाति बजाती है, पुंगी बजाती है। इसी के साथ में हम देख लेते हैं कालबेलिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं। कालबेलिया, बांगड़िया, इंडाणी, पणहारी और शंकरिया, ये जो लोक नृत्य हैं ये कौन सी जनजाति करती है, कालबेलिया। फिर से याद कर लीजिए, कालबेलिया, बांगड़िया, इंडाणी, पणहारी और संग्रिया, ये कौन सी जनजाति से संबंधित है, कालबेलिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसकी डिटेल देख लेते हैं। पुंगी या बीन वाद्य यंत्र का निर्माण विशेष प्रकार के तुंबे से किया जाता है। तुंबे का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो लंबा और पतला, जबकि नीचे का हिस्सा जो होता है वो थोड़ा मोटा और गोल होता है। गोल हिस्से में छेद करके 2 नलियां लगाई जाती है। जो नीचे वाला जो गोल हिस्सा होता है उसमें 2 नलियां लगाई जाती है, एक में 3 और दूसरे में 9 छेद होते हैं। छेदों में स्वर कायम और निकालने का कार्य किया जाता है। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से सपेरा जनजाति बजाती है। कौन सी जनजाति बजाती है, सपेरा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो भेरी किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? भूगल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसकी डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। भूंगल क्या है? तो भूंगल या रणभेरी मेवाड़ में भवाइयों का वाद्य यंत्र है जो गांव में खेल शुरू करने से पहले जनता को एकत्रित करने के लिए बजाया जाता था। जो गांव के अंदर जो कोई भी खेल शुरू हो रहा है उससे पहले जो गांव वालों को इकट्ठा करने के लिए जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उसको क्या कहते हैं? भूगल या रणभेरी भी बोलते हैं। ये पीतल की लंबी नली बनी होती है। बिगुल की भांति यह रण का वाद्य रहा है जो युद्ध शुरू करने से पूर्व भी बजाया जाता था प्राचीन काल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वाद्य यंत्र अलग है, मतलब डिफरेंट बताना है इनमें से? सहनाई, मशक, खड़ताल या अलगोजा? तो देखो, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, मशक भी सुशीर है, सहनाई भी सुशीर है, मतलब फूंक मार के बजाया जाता है। जबकि जो खड़ताल है वो फूंक मार के नहीं बजाई जाती, वो हाथों में रख के बजाई जाती है। खड़ताल होती है एक लकड़ी की बनी हुई सी होती है जो टंकार की आवाज से बजाई जाती है। अंगुली के अंदर उनको टंकारी की मतलब उनको टकराने से उसकी आवाज होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसकी डिटेल देख लेते हैं। खड़ताल क्या है? खड़ताल 6 इंच से 8 इंच लंबी और 1.5 से 2 इंच चौड़ी साधारण दिखने वाली 2 पट्टियां खड़ताल कहलाती है। इसमें लकड़ी के टुकड़ों के बीच में पीतल की छोटी छोटी तस्तरियां होती है जिन्हें बजाया जाता है। यह मुख्य रूप से साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र है? तो कौन सा है? खड़ताल। अन्य 3 सुशीर वाद्य यंत्र जो हमने अभी देखे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर या राज्य नृत्य कौन सा था? वो तो घूमर है। किस नृत्य को कहा जाता है? तो ये पहले ही आ गया हमारे, घूमर है। घूमर जो भील जनजाति करती है। सर्वाधिक गणगौर के अवसर पर इसका घूमर का उपयोग किया जाता है। और ये गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? घूमर नृत्य है। घूमर संरक्षण घूमर गणगौर अकादमी मुंबई द्वारा घूमर जो नृत्य है उसका संरक्षण किया जा रहा है। और घूमर, लूर, भील और झुमरिया ये भी एक क्या है? लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बमरसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अलवर धौलपुर का प्रसिद्ध है। सीधे सीधे हैं, बड़े बड़े नगाड़ा होते हैं इसमें। इसके साथ में रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। और बम जो होता है वो बड़ा नगाड़ा होता है। और जो इसको नृत्य को पुरुष करते हैं, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती। और नई फसल के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है अलवर और भरतपुर क्षेत्र में अधिकतर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेहरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो किस लोक देवता को समर्पित है? सीधा क्वेश्चन है, रामदेव जी लोक देवता को समर्पित है। इसका उद्गम कहाँ हुआ था? तो पादरला गांव पाली में इसका उद्गम हुआ था। वर्तमान इसका केंद्र कहाँ है? तो रुनीचा जैसलमेर में इसका सर्वाधिक यूज इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य को करने वाली लोकप्रिय जो नृत्यांगना है वो कौन सी है? तो वो मांगी बाई है। और बाबा रामदेव जी के भजनों के अवसर पर या जब भजन गाते हैं तो इस लोक नृत्य को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गरासियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो गरासियों के द्वारा कौन सा किया जाता है? लूर कूद वालर ये नृत्य किया जाता है। तो कौन सा इसमें? संकरिया नहीं है, संकरिया कालबेलिया का है। पनिहरीन कालबेलिया जनजाति का है, ये हमने देख लिया। घुड़ला कहाँ का है? तो ये मारवाड़ में किया जाता है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? वालर। तो हम इसी के साथ में देख लेते हैं कि गरासिया जनजाति के द्वारा जो गरासिया जनजाति है उसके द्वारा और कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। तो देख लो इसमें मांदल, मोरिया, लूर, जवारा, वालर, कूद, गोर और रायण ये जो नृत्य किए जाते हैं कौन सी जनजाति करती है अधिकतर? तो ये गरासिया जनजाति से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
इसकी डिटेल देख लेते हैं। वालर जो लोक नृत्य है उसका, सिरोही और आबू के इर्द गिर्द, सिरोही और आबू के इर्द गिर्द गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला इस नृत्य में 2 अर्धव्रत होते हैं। क्या होते हैं? 2 अर्धव्रत होते हैं। बाहर के अर्धव्रत में पुरुष और अंदर के जो अर्धव्रत होता है उसमें महिलाएं नृत्य करती है। नर्तक हाथों में तलवारें, तीर, धनुष आदि लेकर विवाह और त्योहार के अवसरों पर बगैर किसी वाद्य यंत्र के इस नृत्य को करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें डिटेल में जो हमारे को क्वेश्चन बना है वो कौन सा है कि किसी भी वाद्य यंत्र का इसके अंदर यूज नहीं किया जाता है। किसी भी वाद्य यंत्र का इसमें बिना बगैर वाद्य यंत्र के, मतलब इसमें कोई भी जो वाद्य यंत्र होता है उसका यूज नहीं किया जाता है। तो बिना वाद्य यंत्र का यूज कौन सा है, कौन सा लोक नृत्य है? तो वो है वालर, जो गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो गीदड़ का कहाँ पे किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। शुद्ध रूप से पुरुष प्रधान है, मतलब पुरुष इस नृत्य को करते हैं। होली रोपण से पूर्व और दहन जो होता है उस तक किया जाता है। होली रोपण से होलिका दहन तक इस नृत्य को करते हैं। कहाँ करते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में करते हैं। पुरुष करते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में करते हैं। और स्वांग भी कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? तो वो कौन सा है? वो गीदड़ है, जिसमें स्वांग धारण करते हैं और विभिन्न प्रकार के डंडों के साथ में डंडों को टकराते हुए ये नृत्य किया जाता है। तो ये कौन सा है? गीदड़ है। डांडिया नहीं होगा, चंग नहीं होगा, घेर नहीं होगा, कौन सा होगा? गीदड़। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? तो अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो जो जसनाथ जी जो संप्रदाय है उसी के द्वारा अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है। जो जसनाथी संप्रदाय है उसके मुख्य पीठ कहाँ है? तो कतरियासर बीकानेर में इसका जो अग्नि नृत्य इसका उद्गम स्थान है। ये जसनाथ जी के अनुयायी इस नृत्य को करते हैं और अंगारों पर चलते हुए ये नृत्य किया जाता है। आग और फाग इसका प्रसिद्ध है। मतीरे फोड़ने यहाँ के प्रसिद्ध हैं और फतेह फतेह बोलते हुए इस नृत्य को अंगारों के ऊपर चलते हुए किया जाता है। और जो अग्नि नृत्य है इसका संरक्षण किसने किया था? तो महाराजा गंगा सिंह जी ने इनका इस नृत्य का संरक्षण किया था। कौन से का? अग्नि नृत्य का। किसने? गंगा सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? तो हमने अभी देखा था जसनाती संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? तो कौन सा है भीलों का नृत्य? गीदड़ और चंग हमने देखा था शेखावाटी के प्रसिद्ध हैं। ढोल जो नृत्य है वो कहाँ का है? जालोर का है। जबकि भीलों का कौन सा है? तो भीलों का नृत्य कौन सा है? गौरी है। भीलों का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? गौरी लोक नृत्य है, जो 40 दिनों तक लगातार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही नहीं है, गलत बताना है। तो पहला देखते हैं हम, बम नृत्य अलवर एवं भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। बिल्कुल सही बात है। जबकि पूछा गया क्या है कि कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ठीक है, ये सही है। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वाल्टर नृत्य शैली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया था। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? यहीं पे राइट हो गया। कौन सा है? तो जो ये है, वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वाल्टर नृत्य शैली में अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया था, तो ये नहीं किया था। अगला ऑप्शन क्या है हमारा? जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य रूप में बीकानेर के करतियासर गांव में उत्पन्न हुआ। बिल्कुल राइट है। घोड़ला नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल राइट है। जबकि
ये जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा है। क्योंकि जो लास्ट बार जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में जो शामिल हुआ था वो कालबेलिया नृत्य हुआ था 2010 के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा प्रसिद्ध भवाई नर्तक है। भवाई नर्तक, सर्वाधिक प्रसिद्ध भवाई नर्तक कौन सा है? मनोहर नहीं है, मिश्री लाल नहीं है, रामलाल है या दयाराम है? तो कौन सा होगा इसमें? दयाराम। प्रसिद्ध भवाई नर्तक कौन सा हो जाएगा? दयाराम जी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध जो नाहर नृत्य है वो कहाँ पे किया जाता है? तो वो सीधा सीधा है कि मांडल भीलवाड़ा में वो नृत्य किया जाता है। नाहर का स्वांग किया जाता है इसके अंदर। और जो जानकी लाल जी जो भांड है, जिनको हम मंकी मैन भी बोलते हैं, ये स्वांग नृत्य से संबंधित है और ये नाहर नृत्य करते हैं। यहाँ पे पुरुष शरीर पर रुई धारण कर नाहर का स्वांग धारण करते हैं और ये नृत्य किया जाता है। कहाँ पे? मांडलगढ़ या मांडल भीलवाड़ा में। सर्वाधिक प्रसिद्ध किसका है? तो जानकी लाल जी भांड का है। किसका है? जानकी लाल जी भांड का। अगला क्वेश्चन है हमारा सुमिलित करना है कि मारवाड़ से किसका संबंध है। तो मारवाड़ में डांडिया किया जाता है। मारवाड़ में क्या किया जाता है? डांडिया नृत्य किया जाता है। शेखावाटी में कौन सा किया जाता है? गिद्ध नृत्य किया जाता है। ये हमने अभी पहले भी देख लिया। जालौर में कौन सा किया जाता है? ढोल नृत्य किया जाता है, जो कि थाकना शैली के अंदर किया जाता है। कौन सी शैली है? मुख्य रूप से देख लो, ढोल नृत्य जालौर का कौन सी शैली में किया जाता है? तो ये थाकना शैली में किया जाता है। और ये हमने अभी देखा ही था, अलवर भरतपुर का बम नृत्य है। और जो ढोल नृत्य है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध किसका है, या इस नृत्य को सर्वाधिक प्रसिद्ध किसने किया है? तो जयनारायण व्यास जी जो थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जोधपुर से या मारवाड़ क्षेत्र से जिनका संबंध था, उन्होंने ढोल नृत्य को प्रसिद्ध किया था या ढोल नृत्य को विकसित किया था। मतलब उसको विकास में योगदान दिया था, इसकी प्रसिद्धि दिया था, इसका संरक्षण किया था इसका ढोल नृत्य का। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन किसी भी लेवल से किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो हमें सभी अप्रोच से, सभी तरीके से और आराम से शांत दिमाग से इनको समझना चाहिए। क्वेश्चन किस तरीके से किस लेवल से पूछा जा रहा है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो सीधा सीधा है, शिकार कौन सा करेगा? सहरिया जनजाति करेगी। कहाँ करेगी? सिरोही में करेगी। वेरी गुड। गरासिया जनजाति का संबंध कहाँ से है? सिरोही से है। मीना जनजाति का संबंध उदयपुर से है। कथोड़ी का संबंध उदयपुर से है। लेकिन जो सहरिया है, जो कि शिकारी लोक नृत्य करती है, वो कहाँ का है? बारा के अंदर शाहबाद और किशनगंज जो ब्लॉक है उनके अंदर ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? शिकारी नृत्य, सहरिया जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है होली के दौरान रम्मत का आयोजन? तो ये बीकानेर में। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। पाट के ऊपर किया जाता है, इसलिए इसको पाट संस्कृति भी बोलते हैं। और जो रम्मत है, रम्मत का आयोजन ये एक लोक नाट्य है। इसका जो कहाँ पे किया जाता है इसका आयोजन? बीकानेर में इसका आयोजन किया जाता है। वैसे तो जैसलमेर में भी किया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में निम्न में से कौन सा स्थान तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित है? तो कौन सा स्थान संबंधित है यहाँ से? ये तुर्रा कलंगी जो है ख्याल है, लोक नाट्य से संबंध, सॉरी नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, पूछा है नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए? घोसुंडा से, निम्बाहेड़ा से, या चित्तौड़ से, या नागौर से? तो तुर्रा कलंगी का मेवाड़ संबंध मुख्य रूप से मेवाड़ से था, ये हमें पता है। तो घोसुंडा चित्तौड़गढ़ आ गया, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ आ गया, चित्तौड़ आ गया। तो ये तो 3 ऑप्शन नहीं आएंगे। नागौर जो ऑप्शन है, नागौर की कौन सी ख्याल थी? कुचामणी ख्याल थी। कौन सी थी? कुचामणी ख्याल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागौर।
कौन सा? नागौर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयदयाल सोनी और चैतराम किस ख्याल से संबंधित है? तो ये तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित है, जिसमें जयदयाल जी तुर्रा बनते हैं और जो चैतराम जी है वो, ये दोनों मिलकर इस ख्याल को करते हैं, इस ख्याल को वादन करते हैं या इस ख्याल को खेलते हैं। तो कौन सा है? जयदयाल सोनी और चैतराम। जयदयाल सोनी और चैतराम का संबंध किस ख्याल से था? तुर्रा कलंगी ख्याल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, जोग जोगिन, कान गुजरी, मियाँ बीबी और पठान का संबंध किस ख्याल से है? तो बताइए किस ख्याल से है? जयपुरी ख्याल से, शेखावाटी ख्याल से, कुचामनी ख्याल से या अलीबख्शी ख्याल से? तो ये इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जयपुरी ख्याल से है और इसमें जो कान गुजरी है उसमें महिलाओं की भूमिका अदा की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चारबेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है क्या है? तो चारबेत एक लोक गायन शैली है, लोक नृत्य शैली नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन डाउट यहीं पे हो गया कि चारबेत लोक नृत्य शैली है या लोक गायन शैली है। तो ये एक लोक गायन शैली है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये टोंक की प्रसिद्ध है। कहाँ की? टोंक की। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या इसकी डिटेल देख लेते हैं चारबेत की। चारबेत राजस्थान में टोंक नगर में प्रचलित संगीत दंगल रूपी लोक नाट्य है। इसमें परंपरागत वाद्य ढप बजाकर कव्वालों की भांति भावावेश में घुटनों के बल खड़े होकर गीत गाए जाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता है? तो मुख्य रूप से क्या बजाया जाता है? चारबेत जो लोक गायन शैली है या लोक नाट्य है उसके अंदर कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? ढप को बजाया जाता है इसमें। यह शैली टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खान और खलीफा करीब खां निहंग, कौन सा? अब्दुल करीम खान और खलीफा करीब खान निहंग ने प्रारंभ की थी। किसके समय की थी? तो नवाब फैजुल्ला खां के समय की थी। कहाँ की थी? टोंक में की थी। किसने की थी? तो अब्दुल्ला करीम खान और खलीफा करीब खान निहंग ने इसको प्रारंभ की थी। मूलतः चारबेत जो है वो पठानों की विद्या है। चारबेत में ढपली ही मुख्य वाद्य यंत्र होता है। ढप को बजाया जाता है, मतलब जो ढपली जो वाद्य यंत्र होता है, ढपली, ये एक मुख्य वाद्य यंत्र होता है चारबेत लोक नाट्य या लोक नाट्य शैली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोंक के प्रसिद्ध चारबेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था? वेरी गुड। तो कौन से किसने किया था? अभी हमने डिटेल में देखा था, करीम खान निहंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल जी जो भांड थे, इनका संबंध कौन से लोक नाट्य से है? तो कौन से लोक नाट्य से है? स्वांग से है। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। ये स्वांग नाट्य करते हैं और इनको मंकी मैन भी कहा जाता है, जानकी लाल जी भांड को। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन फड़ वाचन से संबंधित है? यानी कि फड़ वाचन से संबंध किसका है? तो भोपे जो होते हैं वो फड़ों का वाचन करते हैं और रावणत्ता का साथ में यूज करते हैं। ये रावणत्ता वाद्य यंत्र का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित हैं? श्रीलाल जी का संबंध कौन सी कला से है? मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीलाल जी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है फड़ से। जोशी गोत्र के छिपा होते हैं। क्या होते हैं? जोशी गोत्र के छिपा होते हैं ये। और कपड़े पर किसी भी व्यक्ति की जीवनी लिखते हैं, इसलिए एक फड़ के ऊपर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी लिखते हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये शाहपुरा के हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा के। और जो महिला जो है इनकी इसे फड़ जो चित्रकला है या फड़ जो कला है उसकी जो महिला पात्र है, जो प्रसिद्ध महिला है वो कौन सी है? तो वो है पार्वती जोशी। कौन है? पार्वती जोशी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
सुमिलित कीजिए। तो किसका संबंध किससे है, या कौन सी ख्याल का संबंध कहाँ से है? तो कुचामनी ख्याल का संबंध कहाँ से है? तो कुचामनी ख्याल का संबंध नागौर से है। मैंने ये क्वेश्चन हमने सभी ने देख लिए वापस, लेकिन ये तरीका है कि कौन से क्वेश्चन को किस लेवल से पूछा जा सकता है। पहले हमने वन लाइनर के रूप में देखा था इन क्वेश्चनों को, अब ये सुमिलित करने के रूप में पूछा जा रहा है। तो इससे लगभग आइडिया देख सकते हैं। अली बख्शी जो है इसका संबंध कहाँ से है? तो अली बख्शी का मेवात से है। हीर रांझा का संबंध कहाँ से है? इसका जो संबंध जयपुर से है। और कान गुजरी का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध शेखावाटी क्षेत्र से है। सुमिलित देख लो। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेजाजी का जन्म स्थल कहाँ है? तो तेजाजी का जन्म स्थल कहाँ है? खरनाल नागौर के अंदर। गोगा जी का संबंध कहाँ से है? ददरेवा से। आसिंद से कहाँ है, किसका है? तो देवनारायण जी का है। और कोलू गांव फलोदी जोधपुर से किसका है? तो पाबू जी का यहाँ से इसका संबंध है। बासी दुगारी जो बूंदी में स्थल है, कौन सा? बासी दुगारी जो बूंदी में स्थल है वो क्या थी? तो वो तेजाजी की क्रम स्थली थी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि तेजाजी की क्रम स्थली कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? बासी दुगारी स्थान है बूंदी के अंदर, वहां तेजाजी महाराज की कर्म स्थली रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो तेजाजी का जन्म नागौर में हुआ था। अब तेजाजी से संबंधित सभी जो स्थान है वो हम एक जगह देख लेते हैं। खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। परबतसर नागौर इनका मुख्य स्थान है। पनेर गांव में इनका विवाह हुआ था। और बासी दुगारी इनकी कर्म स्थली है। आगे देख लेते हैं। सिघाड़िया में इनको सांप ने डसा था। सुरसुरा में इनकी मृत्यु हुई थी। जो सिघाड़िया जो स्थान है वहां पे तेजाजी को सांप ने डसा था, जबकि सुरसुरा में आने के बाद में इनकी मृत्यु हुई थी। और जो भावता गांव है, कौन सा? भावता गांव, यहाँ पे इनको जो गायें थी, उन जो गायें चुरा के ले गए थे लाथा गुजरी की, उसको उन गायों को मुक्त करवाया था। और चौक जो स्थान है ब्यावर में सबसे बड़ा मेला भरता है। तेजाजी का सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये एंडिंग क्वेश्चन है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है कि तेजाजी का सबसे बड़ा मेला कहाँ भर रहा है? तो कहाँ भर रहा है? चौक ब्यावर के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वही क्वेश्चन पूछ लिया कि स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोगा जी का जन्म ददरेवा में हुआ था। अब गोगा जी से संबंधित हम सभी स्थान देख लेते हैं कि गोगा जी के संबंध में क्या है। तो ददरेवा चुरू में इनका जन्म हुआ था। गोगा जी का घोड़ा कौन सा था? तो गोगा जी का घोड़ा लीला घोड़ा था। इनके पत्नी का नाम क्या था? तो केलम दे इनकी पत्नी का नाम था। और पिता का नाम था जेवर सिंह और माता का नाम था बाछल दे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो कौन से लोक देवता को जाना जाता है? गोगा जी को। इन्होंने मोहम्मद मतलब कहा जाता है कि इन्होंने मोहम्मद गजनवी से भी युद्ध किया था। और इन्होंने जीवित देवता भी कहा जाता है। किसको? गोगा जी को। ये नाहर क्षेत्र से संबंधित थे। कौन से क्षेत्र में? नाहर क्षेत्र में, नौहर क्षेत्र में, नौहर बीकानेर के अंदर मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह डिटेल देख लेते हैं गोगा जी की। गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन तथा उसकी सहायता कर रहे मुसलमानों से गायों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इन्होंने मोहम्मद गजनवी से भी युद्ध किया था। गोगा जी के रण कौशल को देखकर मोहम्मद गजनवी ने ही कहा था कि ये तो क्या है? जाहर पीर है। इसलिए गोगा जी को हम जाहर पीर भी कहते हैं। अर्थात जो जाहर पीर का जो अर्थ होता है वो होता है साक्षात देवता के समान प्रकट होता है, इसलिए जाहर पीर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में सर्प के रूप में होती है। जो गोगा जी की पूजा होती है वो गोगा जी की पूजा या तो जो एक योद्धा होता है उसके हाथ में भाला होता है,
या फिर एक सर्प होता है, उसके रूप में गोगा जी की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? तो निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? तो कौन से लोक देवता है? रामदेव जी नहीं है, बाबू जी नहीं है, मल्लिनाथ जी नहीं थी, कौन सा है? गोगा जी जो लोक देवता है वो सांपों से संबंधित है। सांपों से संबंधित तो तेजा जी भी है। सांपों के देवता गोगा जी को कहा जाता है, जबकि सर्प दंशक देवता जो है वो तेजा जी को कहा जाता है। दो क्वेश्चन बन गए, डिफरेंट है कि सांपों के देवता कौन है? गोगा जी। और सर्प दंशक देवता कौन से हैं? जिसको सर्प दंशक ने डसा था, तो सर्प ने डसा था, तो वो कौन से थे? तेजा जी महाराज। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोगा जी के घोड़े का क्या नाम था? तो गोगा जी के घोड़े का क्या नाम था? अभी हमने देखा था, क्या था? गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? तो गोगा जी के घोड़े का नाम जवाड़िया था। कौन सा घोड़ा था गोगा जी का? जवाड़िया। नीला घोड़ा था गोगा जी का, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जवाड़िया। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? प्रताप। तेजा जी के घोड़े का नाम लीलन था। और जो पाबू जी की घोड़ी थी उसको केसर कालमी कहते थे। क्या नाम था उसका? केसर कालमी। अगले तीन देवताओं की ओर देख लेते हैं कि रामदेव जी का, देवनारायण जी का और मेहाजी मांगलिया जी जो लोक देवता थे उनका कौन सा घोड़ा था? तो जो रामदेव जी थे उनका था लीला घोड़ा। देवनारायण जी का था लीलाधर घोड़ा। लीला घोड़ा रामदेव जी, जबकि लीलाधर घोड़ा देवनारायण जी का था। और जो किरीट काबरा घोड़ा था वो मेहाजी मांगलिया जी का था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसको, इस डिटेल को आप आराम से देखिए, आराम से याद कीजिए, क्लास को एक जगह डांट के या फिर वापस रिपीटेड चला के स्पीड में भी देख सकते हैं। इन क्वेश्चनों को हमें स्पीड में देख के माइंड में इस तरीके से सेट कर लो कि एक क्वेश्चन आते हैं हमारे को सभी क्वेश्चन याद आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, या इसकी डिटेल देख लेते हैं गोगा जी की। गोगा जी की सवारी क्या थी? लीली घोड़ी थी। इन्हें गोगा बप्पा के नाम से भी पुकारा जाता था। कर्नल जेम्स टोर ने गोगा जी के घोड़े का नाम क्या बताया है? तो कर्नल जेम्स टोर ने गोगा जी के घोड़े का नाम जवाड़िया लिखा है। स्वयं टोड के पास भी कौन सा घोड़ा था? तो जो कर्नल जेम्स टोड थे उनके पास में भी जवाड़िया घोड़ा था। और कर्नल जेम्स टोड ने गोगा जी के घोड़े का नाम क्या लिखा है? जवाड़िया लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? तो कौन से लोक देवता की थी? रामदेव जी की। अगला क्वेश्चन है हमारा, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो वो सीधा सीधा पता है कि रामदेव जी थे। कामड़ जाति के प्रिय भक्त जो होते हैं वो कामड़िया पंथ के रामदेव जी के, जो सीधा सीधा है कि कामड़िया जो जाति है, कामड़ जाति है, वो कामड़िया पंथ की प्रवर्तक होगी। प्रवर्तक तो रामदेव जी थे, लेकिन जो कामड़ जाति थे वो इसके प्रिय भक्त होते हैं, किसके? रामदेव जी के। और विवाहित महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? तेरहताली नृत्य करती है रामदेव जी के, रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? तो किस लोक देवता की स्मृति में प्रति वर्ष चैत्र अमावस्या को कोलूमंड या कोलू ग्राम में विशाल मेला बढ़ता है? तो कोलू गांव का संबंध सीधा सा पता है कि पाबू जी से है। रामदेव जी का कहाँ से है? रूणीचा से है। पीपा जी का कहाँ से है? समदड़ी बाड़मेर से है। पीपा जी का कहाँ से है? समदड़ी बाड़मेर से। और तेजा जी का परबतसर से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस लोक देवता की ख्याति चार हाथ वाले देवता के रूप में हुई है? तो कौन से? जो कल्लाजी राठौड़ थे उसकी हुई थी, कल्लाजी राठौड़। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाती खत्री किस लोक देवता से संबंधित है? जो भाती खत्री है वो कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो कल्लाजी राठौड़ से संबंधित है। भाती खत्री कल्लाजी राठौड़।
अगला क्वेश्चन है हमारा, रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? तो रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? तो वो थे हड़बू जी। वैसे देखी जाए तो देखते हैं कौन से लोक देवता का मौसेरा भाई कौन सा था। तो गोगात जी के मौसेरे भाई कौन से थे? अर्जन और सर्जन। जबकि रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? हड़बू जी। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, क्योंकि साथ साथ में देख के समझते हैं ना तो क्वेश्चन याद हो जाता है। हम जो 4 ऑप्शन आते हैं हमारे क्वेश्चन में, हम 2 ऑप्शन को तो हटा देते हैं, बच गए 2 ऑप्शन। तो 2 जो ऑप्शन है कि ए करूँ या बी करूँ, ए करूँ या बी करूँ, तो वहां पे हम जब कॉन्सेप्ट को दोनों कॉन्सेप्ट को हम साथ साथ में समझने का प्रयास करते हैं, तो वो जो हमारी गलती होती है वो हमारी गलती नहीं होती है। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि गोगा जी का मौसेरा भाई कौन सा था? अर्जन और सुरजन। रामदेव जी का कौन सा था? हड़बू जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा युग्म असंगत है, मतलब गलत बताना है। तेजा जी परबत्सर नागौर, बिल्कुल सही है। देवनारायण जी आसिन भीलवाड़ा, बिल्कुल सही है। पाबू जी कोलुमंड फलोदी, बिल्कुल सही है। तल्लीनाथ जी करतियासर बीकानेर नहीं है। तल्लीनाथ जी का संबंध पांचोटा गांव जालोर से था और ये ओरण के देवता कहलाते हैं। कौन से? तल्लीनाथ जी कहाँ के, किसके वो देवता कहलाते हैं? ओरण के देवता कहलाते हैं। और इनका संबंध कहाँ से है? पांचोटा गांव जालोर से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमिलित कीजिए। तो तेजा जी का संबंध कहाँ से है? नागौर से। हमने ये सारे क्वेश्चन देख लिए। गोगा जी का चूरू से। तल्लीनाथ जी का संबंध जन्म जोधपुर में हुआ था ना, हाँ, तो जोधपुर से। और पाबू जी का संबंध कहाँ से है? कोलू गांव से। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोगा जी ददरेवा चूरू, पाबू जी कोलुमंड फलोदी जोधपुर, हड़बू जी तो ये कहाँ से थे? बुडेल बुंडल से। बेडाले या बुंडल से। बुंडल से संबंध था किसका? हड़बू जी का। और फत्ता जी का संबंध कहाँ से था? सांतू गांव जालोर से। कहाँ से था? फत्ता जी का संबंध कहाँ से था? सांतू गांव जालोर से। और हड़बू जी का संबंध कहाँ से था? बुंडल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होता है। ये राजस्थान का सर्वाधिक रंगीन मेला है। सर्वाधिक विदेश जो पर्यटक होते हैं वो इसमें आते हैं। इसमें ऊंटों का मेला भी कहते हैं इसको। और अब पुष्कर के अंदर जो 100 मीटर ऊंची है जो ऊंट की मूर्ति लगाई जाएगी, कहाँ पर? पुष्कर के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, साथ साथ में हम करंट का क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि 100 मीटर ऊंची लगेगी ऊंट की मूर्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आदिवासियों का कुंभ कहाँ जाने वाला? बेणेश्वर मेला किस जिले में बढ़ता है? तो सीधा सीधा है, डूंगरपुर में बढ़ता है। सोमवाई जाखम नदियों के संगम पर बढ़ता है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और ये मेला कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। आदिवासियों, भीलों और मेवाड़ के जो आदिवासी भील और आदिवासी और भील है, ये इनका ये कुंभ भरता है, मतलब बेणेश्वर मेला भरता है। आदिवासियों, इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इस जो स्थान है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध संत माओजी से है। इनको किससे है? संत माओजी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, अभी हमने देखा था। कपिल मुनि का मेला लगता है, तो कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है और कब लगता है? तो ये कोलायत बीकानेर में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और यहाँ पर इस कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान महोत्सव भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। केला देवी का मेला कहाँ बढ़ता है? करौली में बढ़ता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में बढ़ता है, तो ये हमारा क्वेश्चन राइट हो गया। भरतरी का मेला अलवर में बढ़ता है, जबकि शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 12 जिले में स्थित सीताबाड़ी किस जनजाति का मेला बढ़ता है? सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला बढ़ता है? तो ये सहरिया जनजाति का बढ़ता है। यहाँ पर वाल्मीकि जी का मंदिर भी है।
कहाँ पर? सीताबाड़ी बारा के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाड़मेर में कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? तो बाड़मेर का जो कानन मेला है वहां का मुख्य आकर्षण क्या है? घेर नृत्य है। क्या है? घेर नृत्य। घेर नृत्य का संबंध भी कहाँ से है? तो कडाना बाड़मेर से इसका उद्गम हुआ था। मतलब संबंध कहाँ से है? कडाना बाड़मेर से भी है। और ये जो कानन मेला है ये घेर नृत्य, कानन मेले के अंदर जो सर्वाधिक दर्शक है या सर्वाधिक जो कानन मेले में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है तो वो कौन सा है? घेर नृत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? धुलेव उदयपुर में जो एक जैन तीर्थंकर का मंदिर है वो कौन से जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो वो है ऋषभ देव जी को। अगला क्वेश्चन है हमारा चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला अक्टूबर और नवंबर में कहाँ लगता है? जो झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। और ये एक पशु मेला है। और कहाँ लगता है? कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। मतलब पुष्कर वाला जो मेला भरता है वो, और ये साथ साथ में भरता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सुमिलित कीजिए। चंद्रभागा मेला झालावाड़ बिल्कुल राइट है। गोगा मेडी हनुमानगढ़ ठीक है। रामदेव मेला नागौर में ठीक है। रामदेव पशु मेला सीधा सीधा याद रखना है ना, रामदेव जी का मेला या रामदेव पशु मेला। तो रामदेव पशु मेला कहाँ है? नागौर। जबकि शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर में नहीं है। जबकि शिवरात्रि पशु मेला कहाँ है? करौली के अंदर आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सुमिलित नहीं है मतलब गलत बताना है। तो ऊब जट कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की छठी को। मतलब भाद्रपद सावन के बाद में भाद्रपद के जो पहले 15 दिन होते हैं उसमें उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। जो बाद के 15 दिन होते हैं उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो छठी होती है उसको उपचट कब बोलते हैं? गणगौर कब होती है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को। मतलब चैत्र का जो महीना होता है उसमें शुक्ल तृतीया को गणगौर का आयोजन किया जाता है। फूल डोल का आयोजन कब किया जाता है? तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। चैत्र कृष्ण मतलब चैत्र के जो महीना होता है उसका जो पहला दिन होता है उसमें फूल डोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और जो घुड़ला है ये श्रावण शुक्ल तृतीया, ये गलत है। तो घुड़ला का आयोजन कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? तो निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता है। तो कौन सा नहीं होगा इसमें? गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आंवला नवमी या शरद पूर्णिमा। तो देखो शरद पूर्णिमा भाद्रपद में आती है, गोगा नवमी भाद्रपद में आती है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी। जबकि अनंत चतुर्दशी और जो आंवला चतुर्दशी है, जो अनंत चतुर्दशी और आंवला नवमी है ये भाद्रपद माह में नहीं मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? वो तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? पारीख दुर्ग, जो मरुस्थल में बना होता है। कहाँ पर? मरुस्थल के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थान स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल दुर्ग से घिरे होते हैं? तो जो ओदक दुर्ग होते हैं उसको जल दुर्ग बोलते हैं, जैसे गागरोन दुर्ग और भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारागढ़ का किला किस दुर्ग का श्रेष्ठ है? तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो ये एक गिरि दुर्ग है। तो कहाँ पर है तारागढ़? बूंदी के अंदर है और अजमेर के अंदर भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी नहीं है, मतलब गिरी दुर्ग नहीं है? तो जालोर दुर्ग गिरी दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग गिरी दुर्ग है। जबकि जो गागरोन दुर्ग है वो एक जल दुर्ग है। कौन सा? जल दुर्ग।
अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थल दुर्ग भी बोल सकते हैं क्योंकि स्थल पे बना हुआ है। धारदारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? चौमू के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बटनेर किला कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कहाँ पर है बाला किला? तो बाला किला अलवर में स्थित है। इसको कुंवारा किला भी बोलते हैं। किसको? बाला किला को क्या बोलते हैं? कुंवारा किला भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रणकपुर के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसके आदेश से प्रारंभ हुआ था? सीधा सीधा कितना क्वेश्चन पूछा गया है कि रणकपुर का जो मंदिर है उसका जो निर्माण हुआ था, प्रारंभ हुआ था, उस किसके आदेश से प्रारंभ हुआ था? तो सोम सुंदर सूरी, नारायण शाह, देपाक या जिनदत्त सूरी? तो इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर? सोम सुंदर सूरी के आदेश से रणकपुर के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। किसके आदेश से? सोम सुंदर सूरी के आदेश से। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह शासक जिसने देशनोक में स्थित करणी माता के दरवाजे सोने से निर्मित करवाए थे? तो किसने करवाए थे? तो अलवर के जो बख्तावर सिंह जी थे उन्होंने करणी माता का जो मंदिर है देशनोक में, उसके जो दरवाजे थे उसको सोने से निर्मित करवाया था। किसने? अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री जगत शिरोमणि मंदिर का संबंध कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब सही नहीं है पूछा है? तो मानसिंह फर्स्ट की याद में इसका निर्माण करवाया गया था, ये गलत हो गया। रानी कनकावती ने इसका निर्माण करवाया था। ये जो मंदिर हुआ था ये जगत सिंह जी थे उसकी याद में करवाया था। रानी कनकावती ने इसका निर्माण करवाया था। इसमें सुंदर गरुड़ मंडप है, बिल्कुल सही है। और ये मंदिर आमेर में स्थित है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का सबसे पहला समयांकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो झालरापाटन झालावाड़ में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? तो निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग में एक स्त्री का पुस्तक के साथ अंकन दिखाया गया है? तो किस दुर्ग में दिखाया गया है? तो मेनाल के जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर एक स्त्री को पुस्तक के साथ अंकित किया गया, मेनाल भीलवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत बताना है। कन्हैयालाल बांगड़ हवेली कहाँ है? चूरू में। कहाँ है कन्हैयालाल बांगड़ हवेली? चूरू में, बिल्कुल सही है। डिहाल टावर धौलपुर में है। मोटा पहाड़ झुंझुनू में, बिल्कुल सही है। लेकिन हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 नंबर, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा या दरगाह कहाँ है? तो कहाँ है? भवानपुरा बांसवाड़ा में। अब्दुल पीर नहीं, अब्दुल्ला पीर का मकबरा या दरगाह कहाँ स्थित है? तो भवानपुरा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अब हमारा अगला क्वेश्चन, या इसकी डिटेल में व्याख्या देख लेते हैं। संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा बांसवाड़ा के भवानपुरा गांव में स्थित है, जहां दाऊदी बोहरा संप्रदाय के हजारों लोग उसके दौरान नमाज अदा करते हैं। कहां पर? गलियाकोट डूंगरपुर में भी इसका स्थान है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का। कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर में है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का स्थान। कहाँ पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में। जबकि जो संत अब्दुल्ला खान का पीर का मकबरा है वो भवानपुरा बांसवाड़ा में, जहाँ पे सर्वाधिक दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लोग
हजारों लोग उर्स मतलब उर्स के दौरान नमाज अदा करते हैं। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का संबंध नागौर गलियाकोट डूंगरपुर से भी है और भवानपुरा बांसवाड़ा से भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मलिक शाह की मस्जिद कहाँ है? जालौर में है। और तोप मस्जिद भी कहाँ है? जालौर में है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था। 953 इसमें खिड़कियां हैं, ये 5 मंजिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है तो कौन सा है? नाहरगढ़ का किला। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है, नतमल की हवेली कहाँ है? जोधपुर में है या नहीं है? सुमेलित बताना है कौन सा सुमेलित है। तो नतमल की हवेली जोधपुर में नहीं, जैसलमेर में है। फलवर्दी का मंदिर माउंट आबू में है? नहीं है। मालकोट दुर्ग हनुमानगढ़ में है? नहीं है। मालकोट दुर्ग मेड़ता नागौर में है। चंद्र महल जयपुर में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चंद्र महल जयपुर। सुमेलित है पूछा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो महासतिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महासतिया के नाम से। और जोधपुर में कागा के नाम से जाना जाता है। जयपुर में गेटोर के नाम से जाना जाता है। और जैसलमेर में बड़ा बाग के नाम से जाना जाता है अंत्येष्टि स्थल को। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्न में के कौन से किले के अंदर स्थित है? पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी किस किले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ का किला है, उसमें पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह छतरी से संबंधित सभी देख लेते हैं, कौन सी छतरी कहाँ है, व्याख्या देख लेते हैं हम। 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की है और कहाँ है? बाड़ोली सलूम्बर उदयपुर के अंदर। 10 खंभों की छतरी मामा भांजा की छतरी है, जिसको धन्ना भरभिया भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर। 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज जी की है, जो कहाँ है? कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर। 16 खंभों की छतरी कहाँ है? अमर सिंह किसकी है? अमर सिंह राठौड़ की है, कहाँ है? नागौर दुर्ग नागौर में। 20 खंभों की छतरी अखेराज सिंघवी की है, जोधपुर के अंतर्गत बनी हुई है। और 32 खंभों की छतरी जोध सिंह बदनौर की है, जो कि ब्यावर में बनी हुई है। और एक 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछवा की है, जो मांडल भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और एक और है 32 खंभों की छतरी जो जय सिंह या जयत्र सिंह की है, कहाँ पर है? स्वयं माधोपुर के अंदर। 80 खंभों की छतरी हम सभी को पता है मूसी महारानी की अलवर में है। और 84 खंभों की छतरी भगवान शिव को समर्पित है, कहाँ पर है? बूंदी के अंतर्गत। सर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ है? तो कहाँ है? बूंदी के अंदर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसलमेर के 2 शिल्पकार भाई हाथी और लूलू ने, कौन से? किसने? हाथी और लूलू ने अपनी शिल्पकला विशालता और अद्भुत नक्काशी से किस हवेली का आकार प्रदान किया था? तो कौन सी हवेली बनाई थी? दीवान नथमल की हवेली। नथमल की हवेली जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? किस शिल्पकार ने बनाई थी? हाथी और लूलू नामक 2 भाइयों ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हवेलियां मंडावा में स्थित है? तो कौन सी हवेलियां मंडावा में स्थित है? लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली, ये भी मंडावा में है। और राम गोपाल मदन लाल मुरिया की हवेली भी कहाँ है? ये भी मंडावा के अंदर स्थित है। तो एक और 2 राइट हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली कहाँ पर स्थित है? तो झाला हवेली कोटा के अंदर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महणसर क्यों प्रसिद्ध है? तो महणसर क्यों प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है महणसर झुंझुनू। अगला क्वेश्चन है हमारा,
शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित हैं। भित्ति चित्र कहाँ से मिला है? तो कहाँ मिला है? गोयनका हवेली फतेहपुर सीकर के अंदर। कहाँ मिला है? गोयनका हवेली फतेहपुर सीकर के अंदर मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, या इसकी डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। 1870 में स्थापित महावीर प्रसाद गोयनका हवेली फतेहपुर की दीवारों पर भगवान कृष्ण की लीलाओं के बेहतरीन चित्र मिले हैं। इसमें कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित है, जो कि एक भित्ति चित्र है। फतेहपुर सीकर स्थित अन्य हवेलियों में नादीन लाल प्रिंस हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली, सिंघानिया हवेली और फतेह चंद की हवेली आदि यहाँ की हवेलियां भी ये हवेलियां भी यहाँ की प्रसिद्ध है। कहाँ की? फतेहपुर की सीकर की। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों का शहर है? तो कौन सा है? बूंदी। अगला है जेत सागर, ब्रह्मा सागर और कौशिक राम का कुंड कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवयानी कुंड कहाँ स्थित है? तो देवयानी कुंड जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, पिरामिड आकार विपरीत पिरामिड आकार में बना धाबाई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, तो कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। कहाँ है? नानकपुरिया बूंदी के अंदर है। कौन सा? धाबाई कुंड, जिसको जेल कुंड भी कहते हैं। ये विपरीत पिरामिड के आकार में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जोधपुर में स्थित है। इसको किस नाम से जाना जाता है? चांद बावड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के देवारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? राजस्थान के देवारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? देवारी उदयपुर में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी रामरसदे ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किशनगढ़ पेंटिंग में मुख्य रूप से कौन से पेड़ पर प्रकाश डाला गया है? तो कौन से पेड़ पर प्रकाश डाला गया है? तो केला नामक पेड़ पे प्रकाश डाला गया है। मीन नयन जो है वो मेवाड़ से संबंधित है। बादामी नयन स्त्री के बादामी नयन मारवाड़ से संबंधित है। मृग नयनी बीकानेर से संबंधित है। और खंजर के समान जो नयन है वो किशनगढ़ से संबंधित है। चित्रकला। अगला क्वेश्चन है, चित्रों की ओवरी की स्थापना किसने की थी? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने की थी, जिसको चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। मेवाड़ के चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को। तो इसी ने उदयपुर के राजमहल में चित्रों की ओवरी स्थापित की थी या स्थापना की थी। किसने? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देख लेते हैं, मेवाड़ का जो सबसे प्राचीन चित्र है वो कौन सा है? महाराणा तेज सिंह के समय में चित्रित हुआ था 1260 में। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्र है। और दूसरा चित्र था जो मोकल के समय चित्रित हुआ था, सुपासमह चरित्र। ठीक है। अब प्रताप से संबंधित कौन सा था? ढोला मारू। और अमर से संबंधित कौन सा था? रागमाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों और चित्रों का सही कालक्रम कौन सा है? तो कौन सा है? सबसे पहले आ जाएगा इसमें हमारे निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला के चित्र। वेरी गुड। दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारे साहिबदीन द्वारा चित्रित मेवाड़ के भागवत। तीसरे नंबर पर आ जाएगा साहिबदीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण। और चौथे नंबर पर आ जाएगा हमारे कौन सा आएगा चौथे नंबर पे? सॉरी, पहले नंबर पे आएगा निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला के चित्र।
दूसरे नंबर पर आएगा साहिबदीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत के चित्र। तीसरे नंबर पर आएगा मनोहर द्वारा चित्रित रामायण। और जो लास्ट में आएगा वो आएगा साहिबदीन द्वारा आर्ष रामायण, सबसे लास्ट में आएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग में पहनती हैं? बोरला, बोरला कहाँ पर पहनती है? सिर के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो भुजा पर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चुन्नी और बारी, चुन्नी और बारी शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? तो चुन्नी और बारी कहाँ पहना जाता है? नाक में। जबकि जो बाली है, बारी रे आ जाए ना तो नाक में आएगा, और बाली आ जाए तो कान में आएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, डिटेल देख लेते हैं हम कि नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? चुन्नी, बारी, भूरिया, नथ, बिजली, बिजली जो पहनी जाती है वो भी नाक में पहनी जाती है। वैन, कोको, दांडलो, खीवण, नखफूल और चौंप, ये किसके आभूषण है? नाक के आभूषण है। इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट लेके आराम से याद कर लीजिएगा, लिख लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। आने वाले कंपटीशन को आप देख सकते हैं किस प्रकार से उनको कंपटीशन को कम करना है। उनको तो सिर्फ आपको एग्जाम जो ले रहा है वो आपको सिलेक्शन के लिए नहीं ले रहे, वो आपको बाहर करने के लिए ले रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चे क्वेश्चन को गलत करें। ठीक है, तो आप थोड़े अच्छे तरीके से इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोकड़ी क्या है? तो मोकड़ी क्या है? लाख की चूड़ियां हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निबोरी क्या है? निबोरी एक गले का आभूषण है। कहाँ का? गले का। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो किसके हैं? पाँव में पहने जाते हैं। अनवट, अनोरा, अनवट, अनोरा, जरा और पोलरा कहाँ पहने जाते हैं? पाँव में पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये इसकी डिटेल देख लेते हैं। पैर की अंगुलियों के आभूषण, गोलिया, फोलरिया, पोलरा, बिछुड़ी, बिछिया, चुटकी, छल्ला, अनवट, अनोटा, वेड़, वेटी, माछली, अंगूठा, अंगोट पोल और नखलियो, ये कहाँ पहने जाते हैं? पैर की अंगुलियों में पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज के हमारी जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति थी उसके क्वेश्चन सभी पूरे हुए हैं। और अगली क्लास में हम देखेंगे, कल वाली क्लास में राजस्थान का भूगोल के जितने भी 2023 और 24 में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें। और क्लास को अगर समझ में नहीं आए तो बार बार देखने का प्रयास करें। और ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लगभग जो आने वाले एग्जाम है ना उनके अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर आपको पता चलेगा कि यार काश उस क्वेश्चन को देखा तो था, लेकिन याद कर लेते तो हमारा सही हो जाता। देखो, एक क्वेश्चन है ना हमें फेल और पास करवा देता है, इसका एहसास मैंने खुद ने किया है। एक क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, इसलिए हर क्वेश्चन को आराम से और ध्यान से देखिएगा। और अगर आप देखो टाइम किसी के पास में नहीं है, आप इस क्लास को स्पीड 2 नंबर स्पीड करके भी आराम से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। क्लास को लाइक और शेयर, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर इसी जोश और जुनून के साथ राजस्थान के भूगोल के जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।